आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर रहेंगे। 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात असम में देंगे। कामाख्या एक्सप्रेस कॉरिडोर का शिलान्यास भी करने वाले हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी आज असम के गुवाहाटी में सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। खानापारा के वेटनरी कॉलेज खेल मैदान में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ही पीएम 11,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजना की शुरुआत और शिलान्यास करेंगे। पीएम जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें 498 करोड़ रुपए की कामाख्या मंदिर गलियारा और गुवाहाटी में नए एयरपोर्ट टर्मिनल से 6 लेन की सड़क परियोजना अहम है। इससे पहले कल गुवाहाटी हवाई अड्डे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी की अगवानी की। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को निर्देश जारी किया है। सोमवार को पूरे दिन सदन में रहने को कहा गया है। पीएम मोदी राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का सोमवार शाम करीब 5 बजे जवाब देंगे। इसलिए बीजेपी ने निर्देश जारी कर अपने सभी सांसदों को पूरे दिन सदन में मौजूद रहने को कहा है। इससे पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधिकांश सांसद सदन से नदारद थे। पीएम मोदी अपने भाषण में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट करेंगे। वे अपनी सरकार की उपलब्धियों को देश के सामने रखेंगे और आने वाले समय के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाएंगे। लोकसभा में अपने भाषण में वो विपक्ष पर तीखे वार कर सकते हैं। और वहीं झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल ने शनिवार को देवघर में की थी बाबा बैद्यनाथ की पूजा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 21वें दिन जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफिला झारखंड के देवघर पहुंचा तो माथे पर चंदन, गुलाबी धोती और हाथ जोड़े राहुल गांधी का यहां शिव भक्ति वाला रूप देखने को मिला। यजमान के तौर पर उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। पवित्र धाम में रुद्राभिषेक भी किया। लेकिन कांग्रेस के सेट एजेंडे को यहाँ विरोधी तेवर का भी सामना करना पड़ा। दर्शन कर बाहर निकले राहुल के खिलाफ यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ममता बनर्जी के सीएए पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीएए को देश में जल्द लागू किए जाने की बात कही है। उनके मुताबिक जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वे राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं। इसको शामिल करवा के इसका डिमांड सिंपैथिकल ग्राउंड में है, इसको पॉलिटिकली ले रहे हैं, ये उनका बात है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जब तक जीवित हैं राज्य में सीएए और एनआरसी को कभी भी लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी से बीजेपी पर अवसरवादी राजनीति का आरोप भी लगाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता गिनाई है। हालांकि शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई। उत्तराखंड की धामी सरकार की 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करने की योजना है। सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम धामी ने इसे लेकर पूरी तैयारी है। इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम धामी ने इसे लेकर पूरी तैयारी की है। मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद ही धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी गई थी। खबर बिहार से है। बिहार मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। नीतीश कुमार ने अपने पास कुल 5 मंत्रालय रखे हैं। नीतीश कुमार ने भले ही अपने पास 5 विभाग रखे हों, लेकिन बीजेपी खेमे की मंत्रियों को कई अहम विभाग दिए गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को 9 विभाग दिए गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त, स्वास्थ्य, नगर विकास और उद्योग जैसे अहम विभाग मिले, जबकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कृषि, पथ निर्माण और राजस्व जैसे अहम विभाग मिले। इस सीट बंटवारे में बीजेपी के पास 23 विभाग हैं, वहीं 19 विभाग जेडीयू के पास हैं। मांझी की पार्टी हमको 2 विभाग, जबकि निर्दलीय विधायक के पास 1 विभाग रहेगा। इधर गोवा की प्रमोद सावंत की सरकार 8 फरवरी को बजट पेश करेगी, लेकिन इससे पहले ही स्पीकर ने मंत्री गोविंद गौड़े पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सबको हैरान कर दिया है।
आरोपों के मुताबिक गोवा सरकार के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े ने स्पीकर के विधानसभा क्षेत्र में कई संगठनों को बारिश के मौसम में फर्जी कार्यक्रमों के लिए लाखों रुपए के फंड्स पास किए। एक ही गांव में, एक ही घर में और बारिश में इस प्रकार के प्रोग्राम करके वो पैसा कहाँ गया है इसकी चौकसी होनी चाहिए। मुझे लगता है मंत्री पर कुल 13 संगठनों को तकरीबन 27 लाख रुपए अवैध रूप से आवंटित किए जाने का आरोप है। स्पीकर ने मामले में जांच की मांग की है। विपक्ष भी हमलावर है। इधर केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 7 फरवरी को मामले पर सुनवाई हुई। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब 5 समन के बाद भी केजरीवाल हाजिर नहीं हुए तो ईडी ने अदालत का रुख किया। ईडी ने पीएमएलए के सेक्शन 50 के अनुपालन में समन भेजने के बावजूद गैर उपस्थिति के लिए केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कल राउस अवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले पर सुनवाई की। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इसे केजरीवाल के खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से मोदी सरकार की ओर से ये 7वां भारत रत्न सम्मान है। लालकृष्ण आडवाणी ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। जहाँ कहीं भी लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई वहाँ पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई। लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की, उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। सीएम योगी को भजन सुनाते समय एक मुस्लिम युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ये वीडियो गोरखपुर के दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी का है, जहां शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने एक मुस्लिम शख्स अपनी भावना को रोक नहीं पाया और मंत्र और चौपाई गाने लगा। हर्षित माहि करत मन मोहि राम प्रभु। इस शख्स की सुरीली आवाज सुनकर सीएम योगी भी वहीं रुक गए। उन्होंने पूरी चौपाई सुनी और उस शख्स की जमकर तारीफ भी की। इधर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत के बाद ये मामला ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां दरार भी दिख रही है और सियासत। ज्ञानवापी मामले पर जिला कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों को जवाब दिया है। जो आदेश ज्ञानवापी का आया है वो सहजवश आदेश है। 1992 में कलेक्टर ने जो तहखाने में पूजा हो रही थी व्यास परिवार द्वारा उस पर रोक लगाई थी, उस रोक को केवल हटा दिया है डीएम के ऑर्डर को। अभी ज्ञानवापी का निर्णय नहीं आया, शंकर जी निकलने हैं ये तय है। वहीं ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले का पसमानदा मुस्लिम समाज ने समर्थन किया है और कहा है कि कानून सबके लिए समान है। और वहीं ठाणे गोलीकांड को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्म है। उल्हासनगर कोर्ट से 11 दिन पुलिस रिमांड पर भेजे गए बीजेपी नेता गणपत गायकवाड़ ने शिंदे सरकार पर हमला बोला है। जेल जाने से पहले बीजेपी नेता गणपत राय गायकवाड़ ने सीधे सीएम शिंदे पर हमला बोला और कहा कि महाराष्ट्र में अपराधियों का साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गायकवाड़ ने ये भी कहा कि उन्हें कोई अफसोस नहीं, उन्होंने आत्मरक्षा में सहयोगी दल के नेता पर गोली चलाई क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के भीतर मेरे बेटे की पिटाई कर रहे थे। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि उनका बेटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गया था, लेकिन शिवसेना नेता ने मारपीट शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ के बीच एक जमीन को लेकर झगड़ा था, जिसे गणपत राय गायकवाड़ ने 10 साल पहले खरीदा था। उत्तराखंड से खबर है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मदरसे की आड़ में जमीन बेचने के षड्यंत्र का मामला सामने आने के बाद प्रशासन सख्त है। आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है।
हल्द्वानी निगम के मुताबिक नजुल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल भवन और कथित मदरसा भवन हटाने के संबंध में कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। निगम की कार्रवाई से पहले कल शासन ने फ्लैग मार्च भी किया। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इससे पहले निगम की जाँच में ये बात सामने आई कि वन भूतपुरा मलिका बगीचा नाम के क्षेत्र एक खास वर्ग को बसाने का षड्यंत्र चल रहा था। कार्रवाई के लिए पहुंचे निगम कर्मचारियों से मारपीट की शिकायत भी सामने आ चुकी है। और एक बड़ी खबर पटना से मिल रही है। पटना में ऑयल गोदाम में लगी है भीषण आग। आग से आसपास के घरों में भी भारी नुकसान की खबर है। तो देखिए, पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ ऑयल के गोदाम में भीषण आग लगने की जानकारी है और मुसीबत की बात यह है कि आसपास के घरों तक भी इस आग से भारी नुकसान हुआ है। पटना के इंद्रलोक नगर में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक ऑयल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के कई मकान आग की चपेट में आ गए। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी विकराल थी कि ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता था। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। राजस्थान के नागौर में बस में भीषण आग लग गई। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद लगी आग। राजस्थान से ये बड़ी खबर आ रही है। नागौर में हादसा हुआ है। राजस्थान के डेडवाना में बाइक को टक्कर मारने के बाद बस में भीषण आग लग गई। इस दौरान बस में मौजूद 25 से ज्यादा यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन गंभीर रूप से घायल बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बाइक को टक्कर मारने के बाद निकली चिंगारियों से बस में आग लग गई थी। हालांकि समय रहते बस से सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए थे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। धनबाद में एक परियोजना के विरोध के दौरान जमकर फायरिंग हुई और बम चलाए गए। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। धनबाद के सुरंगा और मुकुंदा में जमीन के बदले उचित मुआवजा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने ओबी डैम पहुंचकर जमकर विरोध किया। इस दौरान मौके पर मौजूद आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी और बम से हमला किया। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने फायरिंग करने वाले एक कर्मचारी को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मौके से एक जिंदा बम और हथियार बरामद किए हैं। इधर ग्रामीणों ने पुलिस पर परियोजना के कर्मचारियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। बीकानेर में एक पिता ने 10 साल के बेटे के साथ तालाब में कूदकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या से पहले आखिरी बार उस शख्स के फोन पर पत्नी का कॉल आया था। बीकानेर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपने बेटे के साथ कपिल सरोवर में डूबकर जान दे दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है पहले जितेंद्र अपने 10 साल के बेटे जयंत को पानी में धक्का देता है और फिर खुद भी पानी में कूद जाता है। तालाब में कूदने के बाद जितेंद्र अपने बेटे को लेकर गहरे पानी में चला गया, जहां डूबने से दोनों की मौत हो गई। दोनों के शव को कड़ी मशक्कत के बाद पानी से निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि जितेंद्र घर पर 10 से 15 मिनट में लौटकर आने को कहकर निकला था। छत्तीसगढ़ से खबर है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नारायणपुर में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी और बस्तर फाइटर की टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया, साथ ही हथियार और सामान भी बरामद किया है। नारायणपुर एसपी पुष्कर शर्मा ने बताया कि नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी मिलने पर डीआरजी और बस्तर फाइटर ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस दौरान नक्सलियों से हुए आमने सामने के एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर हो गए, जबकि कई नक्सली मौके से भागने में सफल रहे। ऑपरेशन के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूपी के मेरठ से पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि आरोपी को भी गोली लगी है।
मेरठ में बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, जबकि जवाबी कार्रवाई में बदमाश को भी गोली लगी है। ये पूरी घटना मेरठ के कांकेरखेड़ा इलाके की है। यहाँ पुलिसकर्मी पर हमले के एक आरोपी को लेकर पुलिस की टीम हथियार बरामद करने पहुंची थी। इस दौरान बरामद किए गए हथियार से फिर से बदमाश ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को भी गोली लगी है, जिसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। अब खबर तमिलनाडु की है, जहां रामेश्वरम में कस्टम विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में सोने की ईंटें बरामद की। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कस्टम विभाग ने सोने की बड़ी तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक टीम ने रामेश्वर से 4 किलो से ज्यादा की सोने की ईंटें बरामद की हैं। साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि ये सोना कहां से लाया जा रहा था और कहां ले जाया जा रहा था, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। कस्टम विभाग की टीम आरोपी युवक से पूछताछ में जुटी है। बता दें कि पिछले महीने भी रामेश्वरम के पास से तस्करी कर लाया जा रहा 2.5 करोड़ का सोना बरामद किया गया था। अपनी मौत की झूठी खबर फैलाने के मामले में एक्ट्रेस पूनम पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके मैनेजर ने सर्वाइकल कैंसर से उनकी मौत होने का फर्जी दावा किया था। अपनी मौत की झूठी खबर फैलाने के मामले में एक्ट्रेस पूनम पांडे मुश्किलों में पड़ सकती हैं। एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर मुंबई में 2 थानों में आवेदन दिए गए हैं। पूनम पांडे और उनकी मैनेजर पर एफआईआर की मांग को लेकर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन में विक्रोली पार्क साइड थाने में आवेदन दिया है। तो वहीं एक वकील ने भी पूनम पांडे पर एफआईआर की मांग को लेकर आवेदन दिया है। दोनों का आरोप है कि पब्लिसिटी के लिए पूनम पांडे ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंडी हवाएं चलने और बारिश की संभावना है। यूपी के कई जिलों में भी आज बारिश का येलो अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद ये खूबसूरत नजारे सैलानी को अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां तक बर्फ ने डेरा न जमाया हो। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। लंबे इंतजार के बाद चंबा, लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। रास्ते पर कई फीट बर्फ जमी है। सैलानी और स्थानीय नागरिक इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी में जहां सुकून लौटा है, वहीं इससे दिक्कतें भी आई हैं। कई सड़कों पर यातायात ठप है। आज भी कश्मीर और हिमाचल के कई जगहों पर बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर अगली रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के कई इलाकों में शनिवार को फिर बर्फबारी हुई। रोहतांग में हुई बर्फबारी के बाद चारों तरफ पहले से जमी बर्फ के ऊपर बर्फ की एक और मोटी चादर बिछ गई। ताजा बर्फबारी के बाद रोहतांग में तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद पेड़ की टहनियां बर्फ से लद गई हैं। पहाड़ भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। इधर अटल टनल के पास बर्फ जमा होने से आवागमन भी बंद है। कुल्लू प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भारी बर्फबारी वाले इलाके में न जाने की अपील की है। मेघालय में सोनपुर टनल में भूस्खलन के बाद यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को मेघालय में नेशनल हाईवे 6 पर बड़ा हादसा टल गया। जैंतिया हिल्स के पास सोनपुर सुरंग में भूस्खलन की घटना सामने आई है। गनीमत रही कि मलबे की चपेट में कोई वाहन नहीं आया। सुरंग में मलबा आ जाने से यातायात अवरुद्ध हो गया। स्थानीय प्रशासन की टीम और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीमें मलबा हटाने के लिए लगातार काम कर रही हैं, ताकि जल्द से जल्द आवागमन को सामान्य किया जा सके। भूस्खलन के बाद जैंतिया हिल्स पुलिस ने लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी है। पाकिस्तान के कराची में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश से कराची की सड़कों पर पानी भर गया है। जल भराव के बाद कराची की सड़कों पर लगा है जाम। भारी बारिश से कराची के 700 से ज्यादा बिजली फीडर खराब हो गए। बिजली फीडर खराब होने से आधा कराची अंधेरे में डूबा है।
शनिवार शाम से शुरू हुई तेज बारिश के बाद पाकिस्तान के कराची में बाढ़ जैसे हालत बन गए। कराची शहर के कई शहरों में जल भराव की स्थिति बन गई। इसके बाद सड़कों पर जाम लगने से हालात और बिगड़ गए। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने 3 और 4 फरवरी को कराची के आसपास भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। शनिवार को हुई भारी बारिश की वजह से कराची के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई। कराची शहर के 700 पावर फीडर ठप हो गए, जिसके कारण आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूब गए और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। साउथ गाजा के राफा में इजराइल की एयर स्ट्राइक में 17 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दिखाते हैं पूरी खबर आपको रिपोर्ट में। साउथ गाजा के राफा में इजरायली सेना ने शुक्रवार रात 2 बड़ी एयर स्ट्राइक की, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है, जबकि घायलों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इधर शनिवार को कई ट्रक राफा बॉर्डर से राहत सामग्री लेकर गाजा जाते हुए नजर आए। कई देशों ने गाजा में ये मदद उस वक्त पहुंचाई गई है जब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की रिपोर्ट के बाद 17 देशों ने गाजा में मदद भेजने से इनकार कर दिया है। गाजा में जारी जंग के बीच इजराइल में हजारों लोग अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के खिलाफ नारे भी लगाए। गाजा युद्ध के समय लिए गए फैसलों को लेकर अब इजराइल की नेतन्याहू सरकार अपने ही लोगों के निशाने पर है। ऐसे में नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों इजरायली शनिवार को तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन करने निकले। लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि नेतन्याहू को पद से हटाकर नए नेतृत्व को देश सौंपना चाहिए। लोगों का मानना है कि नया नेतृत्व के आने से युद्ध खत्म होगा और साथ ही देश का पुनर्निर्माण किया जाएगा। चिली के जंगलों में लगी आग अब बेकाबू हो चली है। अब तक 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग घरों में नुकसान पहुंचा है और इसकी सूचना मिल रही है। साउथ अमेरिकी देश चिली में एक आबादी वाले इलाके के जंगल में लगी भीषण आग में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1100 घर नष्ट हो गए हैं। चिली के आंतरिक मंत्री कैरोलिना टोहा ने बताया कि इस वक्त चिली के 92 जंगल आग की चपेट में हैं और इसका कारण तापमान का सामान्य से अधिक होना है। चिली में सबसे घातक आग वालपराइसो क्षेत्र में लगी है। यहाँ हेलीकॉप्टर से पानी और केमिकल बरसाया जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। चिली के स्थानीय प्रशासन ने इलाके में आपातकालीन वाहन फायर ट्रक को तैनात कर दिया है। इधर चिली के राष्ट्रपति ने आग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आग की लपटें कई हेक्टेयर जमीन को अपनी जद में ले चुकी हैं। चिली के राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिक ने शनिवार को मध्य क्षेत्र में जंगल की आग से प्रभावित इलाकों में उड़ान भरी। चिली के राष्ट्रपति बोरिक ने दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वालपराइसो अग्निशमन विभाग के कमांडर विसेंट मैगियोलो ने जानबूझकर आग लगाने की आशंका व्यक्त की है। फायर सेफ्टी विभाग के कमांडर का मानना है कि 4 बार आग लगने की घटना संयोग नहीं हो सकती। बर्लिन में लाखों लोग संसद के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों कर रहे थे ये लोग प्रदर्शन? पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। खोजी पत्रकारों की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद जर्मनी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लाखों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जर्मनी की संसद के सामने 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। दरअसल 3 हफ्ते पहले खोजी पत्रकारों के एक समूह ने रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि दक्षिणपंथी चरमपंथियों ने हाल ही में एक सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें कुछ जर्मन नागरिकता वाले लोगों के साथ ही लाखों अप्रवासियों को निर्वासित करने की तैयारी की जा रही है। चीनी नववर्ष को लेकर चीन की राजधानी बीजिंग में शानदार सजावट की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। चीनी नववर्ष को लेकर पूरे चीन में शानदार सजावट की जा रही है। चीन की राजधानी बीजिंग को रोशनी से सजाया जा रहा है। चीनी नववर्ष इस साल 10 फरवरी को है। चीनी राशि चक्र के अनुसार 2024 का साल ड्रैगन का साल है। ऐसे में सजावट भी उसी थीम पर की जा रही है। बीजिंग शहर में सैकड़ों लाल लालटेन और चाइनीज नॉट आकार की लाइटें लगाई गई हैं। बीजिंग नगर निगम के अधिकारी के मुताबिक बीजिंग की 1000 से ज्यादा मुख्य सड़कों और 3000 से ज्यादा गलियों को सजाया गया है। शाम होते ही पूरा बीजिंग रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है।